हेलो एवरीवन, मैं ममताज गुप्ता। आज देखेंगे 6 क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। और इसके आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। और इन एमसीक्यू का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 1 से और 13 तक देखे थे। ठीक है, आज हम 14 से स्टार्ट करेंगे। और अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, एक एमसीक्यू की और एक थ्योरी वाली। आपको एमसीक्यू या थ्योरी जो भी देखना है, आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने कराई हैं। और अगर अभी तक आपने ये सभी प्लेलिस्ट भी नहीं देखी है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सबको भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14, एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ए है उत्तरी अमेरिका में, बी है दक्षिणी अमेरिका, सी है यूरोप, डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 का, वो हो जाएगा आपका बी, दक्षिणी अमेरिका में है एंडीज पर्वतमाला। और दुनिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। देखो ये जो पर्वतमाला है, ये क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक है? ये बिल्कुल नीचे तक है। ठीक है, मैंने बताया ना आपको, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक है। सबसे बड़ी पर्वतमाला है दुनिया की। और देखो इसके बाद रॉकी पर्वतमाला का नंबर है ना? आपको लगता होगा कि हिमालय पर्वतमाला कितनी बड़ी है, तो ये हिमालय पर्वतमाला उतनी बड़ी नहीं है। देखो कम से कम ये दुगनी दुगनी से भी ज्यादा बड़ी है पर्वतमाला हिमालय से, तो है ना? और ये रॉकी पर्वतमाला दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, रॉकी पर्वतमाला और अल्पसियन पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ए है उत्तरी अमेरिका, बी है दक्षिणी अमेरिका, सी है अफ्रीका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपने अभी अभी देख ही लिया होगा, मैंने जब मैप दिखाया था आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। और देखो ये हम देख, मैं आपको बता देती हूँ। देखो रॉकी पर्वतमाला तो इधर है। ठीक है, रॉकी पर्वतमाला तो पश्चिम में है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी छोर के लगभग है रॉकी पर्वतमाला, जबकि अल्पसियन पर्वतमाला जो है वो पूर्वी छोर की तरफ है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। देखो ये मैप इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आप एज इट इज ऐसे बिल्कुल फोटो अपने माइंड में रखो। और जब आप इससे याद करोगे ना कि कौन सी पर्वतमाला कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ है, किस नदी की क्या विशेषता है, आपको ऐसे याद हो जाएगी कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे, चाह कर भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, मैंने चीजों को ऐसे ही याद किया है, जैसे मैंने याद किया है वैसे ही मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी रेखा गुजरती है? ए है कर्क रेखा, बी है विषुवत रेखा, सी है मकर रेखा, डी है ये सभी। तो आपको पता ही है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। और ये भारत को बीचों बीच से काटती है। ठीक है, और कर्क रेखा जो है वो है 23.5 डिग्री उत्तर में। ठीक है, कितना? 23.5 डिग्री उत्तर में है कर्क रेखा। ठीक है, और मकर रेखा कहाँ है? 23.5 डिग्री दक्षिण में है। देखो ये वाली जो है ये मकर रेखा है, ये वाली जो है कर्क रेखा है। और आप देख रहे हैं गुजरात से और आपके यहाँ तक निकली हुई है, ये पूरे भारत के 2 हिस्से कर रही है। आप देख रहे हैं ये नीचे वाला क्या है? दक्षिण भारत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अफ्रीका महाद्वीप से होकर कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, या कौन सी रेखा गुजरती है? ए है कर्क रेखा, बी है विषुवत रेखा, सी है मकर रेखा, डी है ये सभी। तो ये मैंने आपको जब भी बताया था, जब मैं थ्योरी करा रही थी, कि अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजर रही हैं। ठीक है, जबकि देखो भारत से एक ही गुजर रही है, भारत कह लो या एशिया कह लो, एशिया से एक ही गुजर रही है। कौन सी है? वो 23.5 डिग्री उत्तर में है ना? और विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों की तीनों किससे गुजर रही है? अफ्रीका से। जबकि दक्षिणी अमेरिका से केवल 2 गुजर रही है, विषुवत रेखा और मकर रेखा। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से एक गुजर रही है ना? और यूरोप से एक भी नहीं गुजरती है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि यूरोप में ठंड पड़ती है ना? क्यों पड़ती है? क्योंकि सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो इन तीनों रेखाओं के बीच में पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ भी ठंड होती है और यहाँ भी ठंड होती है। तो यूरोप में इसलिए ही ठंड ज्यादा है, क्योंकि वो पूरे यूरोप पर जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है, ना कि सीधी पड़ती है ना? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अफ्रीका महाद्वीप से होकर कौन सी रेखाएं गुजरती हैं? तो ये मैंने, सॉरी मैंने ये दोबारा पढ़ दिया, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, ये तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी रेखाएं दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों महाद्वीपों से होकर गुजरती है? ए है कर्क रेखा, बी है विषुवत रेखा, सी है मकर रेखा, डी है ये सभी। तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया से एकमात्र रेखा गुजरती है, उसका नाम क्या है? मकर रेखा। ठीक है, मैंने आपको अभी मैप में दिखा भी दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ए है अफ्रीका महाद्वीप, बी है एशिया महाद्वीप, सी है यूरोप
महाद्वीप और डी है ये सभी। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, अफ्रीका महाद्वीप से ये सहारा रेगिस्तान, अफ्रीका महाद्वीप में ये क्या है, सहारा रेगिस्तान है। और अपने भारत के रेगिस्तान का क्या नाम है, थार। वो कहाँ पर है, वो आपके राजस्थान में है। ठीक है, हमारे राजस्थान में है रेगिस्तान, उसका नाम है थार। और अफ्रीका के अफ्रीका महाद्वीप का जो रेगिस्तान है वो है सहारा रेगिस्तान। और ये कितने देशों से घिरा हुआ है, ये 11 देशों से घिरा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होगा जो 11 देशों से घिरा है। और हमारा रेगिस्तान तो बहुत छोटा है, वो तो बस एक राज्य तक ही सीमित है। कौन सा राज्य, आपका राजस्थान। क्वेश्चन नंबर है 20, भारत के दो शोध संस्थान मैत्री और दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। ए है अंटार्कटिका, बी है आर्कटिका, सी है अटलांटिका, डी है ग्रीनलैंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा ए, अंटार्कटिका में है। और अंटार्कटिका कहाँ है, अगर हम वर्ल्ड मैप में अंटार्कटिका देखें तो ये सबसे नीचे स्थित है। ठीक है, और ये भी कैसा है, ये एक महाद्वीप है, लेकिन क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव पर है इसलिए ये पूरा की पूरा बर्फ से ढका हुआ है ना। तो ये पूरा की पूरा बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहते हैं। यहाँ पर शोधशालाएं हैं, ठीक है, यहाँ पर लेबोरेटरी हैं अलग अलग देशों के एक्सपेरिमेंट करने के लिए, है ना। और देखो आप कंफ्यूज मत हो ना, इन तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अंटार्कटिका क्या है, ये महाद्वीप है और ये दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव पर है। और उत्तरी ध्रुव पर क्या है, आर्कटिक महासागर है। ठीक है, वो महाद्वीप है नीचे वाला, ये क्या है, महासागर है। और ये अटलांटिक महासागर है। अब मुझे खुद को ये बात समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने एक जैसे नाम क्यों रख दिए तीनों के, कंफ्यूजन सा रहता है इनमें, है ना, आपको भी लगता होगा कई बार। तो आप अच्छे से याद रखो कि ऊपर वाले को बोलेंगे आर्कटिक, नीचे वाले को बोलेंगे अंटार्कटिका, ठीक है, और जो बीच वाला है उसको बोलेंगे अटलांटिक महाद्वीप, सॉरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। ए है एंडीज, बी है हिमालय, सी है सी है यूराल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, यूराल पर्वतमाला एशिया को अफ्रीका से अलग, एशिया को यूरोप से अलग करती है। कहाँ है यूराल पर्वतमाला, देखो ये रही, ये जो पर्वतमाला है ये यूराल पर्वतमाला है, इधर तरफ एशिया, इधर तरफ क्या है, यूरोप है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है। ए है जल संधि, बी है सॉरी ए है स्थल संधि, बी है जल संधि, सी है नहर, डी है नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा ए, स्थल संधि। और स्थल संधि किसे कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं जब दो महाद्वीप एक छोटी सी स्थल से जुड़े हुए हों। ठीक है, अब देखो ये पूरा दक्षिण अमेरिका है येलो कलर का, ठीक है, और ये मेहंदी कलर का है आपका उत्तरी अमेरिका। तो ये दोनों किस स्थल से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इसका नाम है पनामा। ठीक है, स्थल संधि की परिभाषा है, स्थल का वह सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भाग को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, और भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, वो है पाक। ठीक है, पाक है। अब पाकिस्तान मत सोचना इसके बारे में कि पाक का मतलब पाकिस्तान, नहीं, पाक जल संधि है जो श्रीलंका और भारत को जोड़ती है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी परिभाषा दे रखी है, जल संधि की परिभाषा क्या है, जल का सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र या महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जल संधि। तो आपको समझ में आया जल संधि का क्या मतलब हो गया, जल संधि का मतलब हो गया कोई जलीय राशि जो दो महासागरों को जोड़ रही है ना, उसको बोलेंगे जल संधि। और जो दो स्थल भागों को जोड़ रही है उसको बोलेंगे स्थल संधि। ठीक है, संधि का मतलब होता है जोड़ना, किसी भी चीज को जोड़ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। ए है नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। और ये कितने परसेंट है, ये है 78%। ठीक है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परसेंट आप बताएंगे कि ऑक्सीजन कितने परसेंट है वायुमंडल में। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी परसेंटेज बताना है आपको, इन दोनों के परसेंटेज आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है। ए है वायुमंडल, बी है जलमंडल, सी है थलमंडल,
डी है तापमंडल। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी थल मंडल। थल मंडल या स्थल मंडल एक ही बात है, ठीक है। थल भी बोलते हैं, स्थल भी बोलते हैं, और इसको ठोस चट्टानों से बनी सतह भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें इसको ही बोलते हैं, स्थल मंडल को, जिसपे आप और हम रह रहे हैं, हमारी पैर टिके हुए हैं, वो है हमारा स्थल मंडल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए है अफ्रीका, बी है एशिया, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है यूरोप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एशिया, सबसे बड़ा है। एक बार हम मैप में भी देख लेते हैं, ठीक है। मैप में आप देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा क्या है, एशिया है, एशिया महाद्वीप है। और देखो इसके लिए एक और इन्होंने चित्र दिया हुआ है, उससे भी आप समझ सकते हैं, शायद आगे है, एक मिनट मैं भी दिखाती हूँ आपको। देखो एशिया दिया हुआ है, इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है आपका आ, ये अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। वायुमंडल की ऊंचाई कितने किलोमीटर है? ए है 800 किलोमीटर, बी है 1600 किलोमीटर, सी है 1400 किलोमीटर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1600 किलोमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वायुमंडल को उसके घटकों तापमान तथा अन्य के आधार पर कितनी परतों में बांटा गया है? ए है 7, बी है 6, सी है 5 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। देखो एक बार हम मैप में भी देख लेते हैं, ये रहा। देखो वायुमंडल जो है वो समुद्र तल से और वायुमंडल तक वायुमंडल है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1600 किलोमीटर है। ये 5 परतों में बटा हुआ है, कौन कौन सा? क्षोभ मंडल और समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। और देखो ये जो चीजें दे रखी है ना, ये इसलिए दे रखी है ताकि आपको याद रहे। जैसे क्षोभ मंडल है तो इसमें पैरासूट वगैरह उड़ते हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, आंधी तूफान बाढ़ बारिश, ये सब क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल का मौसम बिल्कुल साफ होता है, इसमें हवाई जहाज उड़ते हैं। मध्य मंडल में उल्का पिंड आते हैं तो वो जलकर नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये जो चीजें दे रखी हैं ये आपके सहारे के लिए दे रखी हैं ताकि आपको याद रहे। और ये सभी ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग वीडियो देख के निकल जाते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको वीडियो शेयर कर देना। बहुत ही डिटेल से मैं पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी, आगे भी जितनी भी बुक रह रही हैं उन सभी को पढ़ाऊंगी। 10th क्लास तक का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरी हिम्मत टूटे ना। मैं 2 साल से मेहनत कर रही हूँ, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे रही हूँ, तो प्लीज आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके आने वाले छोटे बहन भाइयों को एक अच्छा कंटेंट मिले, एक पर्टिकुलर चैनल मिल जाए कि हाँ भाई इस चैनल पर हमें पूरी की पूरी एसएसटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उनको सहूलियत रहेगी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज हेल्प कीजिए मेरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।